काम होता है मा बोने भाई बोने पा काबोदू आर्मी करूंगे जरूर। अभी जो आप लोगों ने वीडियो देखा है इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 22 ऑफ अक्टूबर 2022। तो गाइस आज है तारीख 22 अक्टूबर 2022 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का PDF चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन UPSC। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का PDF मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का PDF मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है किरीबाती को, कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि UPSC प्रीवियस ईयर साल 2019 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना। पूछा गया कि इनमें से कौन सी हड़प्पन साइट नहीं है। ऑप्शन ए बोलता है चनहुदड़ो, ऑप्शन बी कोट दीजी, ऑप्शन सी सोगौरा या फिर ऑप्शन डी देसलपुर। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं। और जो थंबनेल पर आपने आर्टिकल दिखा है ना, उसको आप देख पा रहे होंगे फ्रंट पेज पर भी कवर किया गया है, फिर साथ ही साथ में इसको पेज नंबर 11 पर भी कवर किया गया है। तो वहीं पर हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारे फ्रंट पेज पर मेन आर्टिकल्स हैं उनको भी कवर करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे सबसे पहला आर्टिकल आपको ये वाला देखने को मिलेगा। कुछ नई न्यूज़ निकल कर आई है। नई न्यूज़ क्या है कि जो FATF है, दैट इज़ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसके अंदर पाकिस्तान बहुत लंबे समय से ग्रे लिस्ट के अंदर बना हुआ था। लेकिन अभी यहाँ पर पाकिस्तान इस FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकल चुका है। यानी कि अब पाकिस्तान को काफ़ी सारी छूट मिल चुकी है। तो अब एक चीज़ का डर भी है। वो डर क्या है कि अब हो सकता है कि जो टेररिस्ट फंडिंग है वो वापस से पाकिस्तान के अंदर इंक्रीज़ होती हुई नजर आए। मैं आपको समझाता हूँ, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, सिंपल तरीके से क्लियर करने की कोशिश करेंगे आखिरकार ये सारी चीज़ें हो क्या रही हैं। देखो पाकिस्तान ना FATF की ग्रे लिस्ट में पिछले 4 साल से देखने को मिल रहा था, लगातार 4 साल से ग्रे लिस्ट में बना हुआ था। और उससे पहले भी ये ग्रे लिस्ट के अंदर आता था फिर निकल जाता था, आता था फिर निकल जाता था। लेकिन अब फ़िलहाल के लिए यहाँ पर इसको बाहर कर दिया गया है ग्रे लिस्ट से, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात यहाँ पर नज़र आती है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इसके बारे में ट्विटर पर अपना जो पूरा पोस्ट है वो भी लंबा चौड़ा पोस्ट भी डाला था, है ना। अब वो डिस्कस करते हैं। अब डिस्कस करने से पहले एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, FATF। ये FATF क्या है? FATF पहले क्लियर होगा तो उसके बाद में अपने आप ही आर्टिकल क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा, एग्जैक्टली क्या क्या बातें मेंशन की गई हैं। FATF की फुल फॉर्म ध्यान रखना, फिर से बता रहा हूँ एक बार, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक बॉडी है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। यानी कि जितने भी मेंबर्स FATF के अंदर हैं ना, उनकी सरकारें आपस में मिलकर यहाँ पे वर्क करती हैं। इस बॉडी को एस्टेब्लिश किया गया था 1989 के अंदर। एक G7 समिट हुआ था पेरिस में, उसी दौरान यहाँ पर इस बॉडी को बनाया गया। इसका काम क्या है? इस बॉडी को इसलिए बनाया गया ताकि दुनिया भर में जो टेरर फाइनेंसिंग है उसको रोका जा सके, जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको रोका जा सके। टेरर फाइनेंसिंग मतलब देखो जो भी आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है ना, वो कहीं ना कहीं उनके पास में फंडिंग आ रही है, उसी की वजह से वो बढ़ावा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। वैसा ही पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो भी टेररिज्म इंक्रीज़ हो रहा है वहाँ पर बहुत सारी फंडिंग आती है, टेररिज्म फंडिंग होती है, उन टेररिस्टों को फंडिंग मिलती है, जिसकी वजह से और ज़्यादा टेररिज्म हो रहा है पाकिस्तान में।
तो ये जो FATF है ये क्या करता है, इस टेररिज्म को रोकने का काम करता है, इस टेररिज्म फंडिंग को रोकने का काम करता है। साथ ही साथ में जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब जो ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी कि आपने पैसा गलत तरीके से कमाया और उसको आप लेजिटिमेट मनी दिखा रहे हो कि वाइट मनी कन्वर्ट करके दिखा रहे हो कि हाँ ये मेरा सही पैसा है, तो मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस कहलाता है। तो इन दोनों ही चीज़ों को रोकने का काम करता है कौन, FATF। क्लियर हो गई, सिंपल बात थी। इसका ऑब्जेक्टिव मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसका ऑब्जेक्टिव मेजरली यही है कि मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करना, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी कॉम्बैट करना, ये इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव्स नज़र आते हैं। नाउ एक और क्वेश्चन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा पेरिस के अंदर में, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसके अंदर कितनी मेंबर कंट्रीज़ हैं? तो FATF के अंदर आपको 39 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। 39 मेंबर्स जो कि पूरे FATF को आज के टाइम पर रन कर रहे हैं। इसके अंदर यूरोपियन कमीशन भी है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की कंट्रीज़ भी हैं और इंडिया भी इसका मेंबर है। ये ध्यान रखना, मैं मेंबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। FATF के जो मेन मेंबर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो इंडिया भी यहाँ पर FATF का हिस्सा है। ये सारी कंट्रीज़ मिलकर पूरे FATF को चला रही हैं। अब होता यह है ना कि FATF के अंदर दो लिस्ट मेंटेन की जाती हैं, दो लिस्ट बनाकर चलते हैं। एक लिस्ट का नाम है ग्रे लिस्ट और दूसरे लिस्ट का नाम है ब्लैक लिस्ट। अब ये लिस्ट किस लिए है? ये लिस्ट इसलिए है ताकि FATF के अंदर क्या बात बोली गई थी कि हम लोग रोकेंगे टेरर फाइनेंसिंग को और मनी लॉन्ड्रिंग को। तो अगर मान लो फिर भी कोई कंट्री टेरर फाइनेंसिंग करती है, मनी लॉन्ड्रिंग करती है, तो उसका क्या करना है? उसके लिए भी तो कुछ प्रोविज़न होना चाहिए, वरना तो ये बॉडी बेकार है। तो FATF ने क्या किया, दो लिस्ट को बना दिया। एक ग्रे लिस्ट बनाई गई और एक ब्लैक लिस्ट बनाई गई। यानी जिस भी कंट्री में टेरर फाइनेंसिंग हो रहा होगा, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही होगी, उसको अगर हम लोग वार्निंग दे रहे हैं तो वार्निंग के तौर पर ग्रे लिस्ट के अंदर डाल देंगे। ग्रे लिस्ट को हम लोग वार्निंग लिस्ट भी बोलते हैं। और अगर फिर भी वो नहीं मान रही है कंट्री तो उसको उठाकर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ब्लैक लिस्ट में बहुत कम कंट्रीज़ हैं। आज के टाइम पर केवल दो ही कंट्री हैं, नॉर्थ कोरिया और ईरान। ये दो देश आपको देखने को मिल जाते हैं जिनको ब्लैक लिस्ट के अंदर डाला गया है। अब एक और क्वेश्चन आपका दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसको ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में डालने से फ़ायदा क्या होगा? देखो फ़ायदा ये होगा कि हम टेरर फाइनेंसिंग को रोक पाएंगे, मनी लॉन्ड्रिंग को रोक पाएंगे। वो कैसे? देखो अब ऐसे कि इन कंट्रीज़ के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का ही एग्जांपल लें तो पाकिस्तान कितना सारा लोन लेता है IMF से, यानी बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल लेवल पर बॉडीज़ है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया और भी इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हो गई, इनसे लोन लेता रहता है पाकिस्तान बहुत सारा। लेकिन अगर कोई भी कंट्री ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में आ जाए ना तो वो लोन नहीं ले सकती। और ख़ासकर अगर जैसे ग्रे लिस्ट के अंदर आ रही है तो उसको लोन लेने में काफ़ी परेशानी हो जाती है। अगर यहाँ पे सिचुएशन काफ़ी ख़राब है तो लोन मिल भी सकता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए बहुत सारी रोक टोक, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लग जाते हैं। इसकी वजह से कंट्री के हालात और ख़राब होने लगते हैं। तो मतलब अब अगर पाकिस्तान FATF से बाहर आ चुका है, जैसा हमने आर्टिकल के अंदर पढ़ा, तो इसका मतलब यह है कि अब पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर से जो लोन है वो उठा पाएगा, जो कि अभी तक नहीं कर पा रहा था। IMF जैसे बॉडी से ये लोन नहीं ले पा रहा था, बट अब यहाँ पर वो लोन ले पाएगा, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट के बारे में जानकारी भी मिल चुकी है। तो ये एक सिंपल सा आपने FATF का प्रोसेस समझा। अब ये देखो 4 साल से यहाँ पर पाकिस्तान इसी ग्रे लिस्ट के अंदर पड़ा हुआ था। अब फाइनली यहाँ पर इस ग्रे लिस्ट से ये निकल कर आया है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ये दिखाया FATF के मेंबर को कि हाँ हम सुधर चुके हैं, हमारे यहाँ पर जो आतंकवाद है वो कम हो चुका है, आतंकवाद को हमने टैकल किया है, मनी लॉन्ड्रिंग को हम लोगों ने कॉम्बैट किया है। वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं और USA का सपोर्ट तो मिला ही है, ऑब्वियसली बिना USA के सपोर्ट के कैसे हो जाएगा। तो इसके चक्कर में यहाँ पर इसको इस लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब लिस्ट से बाहर निकल गया तो ये लिस्ट में वापस नहीं आ सकता। वापस से हरकत करेंगे, वापस से जब ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग वगैरह होगी तो इसको वापस से हम लोग ग्रे लिस्ट के अंदर या फिर FATF जो है वो इस लिस्ट के अंदर डाल सकता है। तो आने वाले टाइम पर पॉसिबिलिटी है कि वापस से जो पाकिस्तान है वो ग्रे लिस्ट के अंदर आ जाए, ठीक है ना। ये बात यहाँ पे रखी जा रही है। अब इससे इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखो इंडिया को क्या करना चाहिए? क्या इंडिया के लिए चिंता वाली बात है? हाँ चिंता वाली बात है। क्यों चिंता वाली बात है? कि अब पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म बढ़ता हुआ हम लोग देख सकते हैं। टेररिज्म फाइनेंसिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है, ठीक है ना, क्योंकि अब छूट मिल चुकी है तो टेररिज्म फाइनेंसिंग कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब पाकिस्तान फ्री हो चुका है, FATF से बाहर निकल चुका है। तो हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि टेररिज्म आने वाले टाइम पर बढ़े। इससे इंडिया को डेफिनेटली काफ़ी सारा कंसर्न देखने को मिल सकता है। क्लियर हो गई बात? तो ये था एक छोटा सा आर्टिकल, एकदम क्लैरिटी के साथ में आपको सारी चीज़ें समझनी है। कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलोगे ना
चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से समझते हुए चलोगे और बेसिक से हाई लेवल तक सारी चीज़ों को लिंक करते हुए चलोगे तो इतनी रटने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, यहीं पर मामला पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। एक बार रिवाइज कर लोगे तो ऑलरेडी और वो चीज़ मजबूत हो जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये बोला है कि देखो कहीं पर भी आपको हेट स्पीच नज़र आ रही है तो तुरंत एक इमीडिएट एक्शन लिया जाए, तुरंत ही यहाँ पर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। हेट स्पीच क्या होती है, हमारे कोई भी यहाँ पर जैसे कि आईपीसी है, सीआरपीसी है, यहाँ पर क्या क्या प्रोविज़न है हेट स्पीच को टैकल करने के लिए, क्या क्या कानून है, वो सब डिस्कस करेंगे। वो बहुत रेलिवेंट पॉइंट है। लेकिन पहले आर्टिकल में क्या बोला गया है इसको समझते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे में इस मुद्दे को उठाया, हेट स्पीच वाले मुद्दे को। इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि देश के अंदर जो हेट स्पीच वाला कंसर्न है ना, ये पिछले कुछ टाइम में इंक्रीज़ हुआ है। यानी हेट स्पीच के चीज़ें ज़्यादातर देखने को मिली है, हेट स्पीच जैसी चीज़ें ज़्यादा देखने को मिली है। मतलब ये होता है कि कोई भी यहाँ पर एक कम्युनिटी का पर्सन है, वो कुछ ऐसा बोल देता है कि दोनों कम्युनिटी के बीच में, यानी दो पर्टिकुलर कम्युनिटी के बीच में लड़ाई हो सकती है, दो पर्टिकुलर कम्युनिटी के बीच में वो दुश्मनी को फैला रहा है, दो पर्टिकुलर कम्युनिटी के बीच में नफ़रत को फैला रहा है, वो कुछ ऐसा बोलकर, तो वो हेट स्पीच के अंदर में आता है, जो कि किसी भी कंट्री के लिए आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उससे दो कम्युनिटी के बीच में जो लड़ाइयाँ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं, टकरार हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि अगर कहीं पर भी हेट स्पीच नज़र आता है ना तो तुरंत इमीडिएट एक्शन लेना होगा, तुरंत यहाँ पर एफआईआर फाइल करो और मामले को यहाँ पर ख़त्म करो, है ना। उस व्यक्ति को जल्दी से कस्टडी में लो, उस व्यक्ति के अगेंस्ट यहाँ पर जल्दी से तुरंत यहाँ पर केस को रजिस्टर किया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर यहाँ पर कोर्ट जो है ना उस ऑफिसर के अगेंस्ट में स्टेप लेगा जो ऑफिसर ये काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया है कि जो भी हेट स्पीच होगी उसके अगेंस्ट में एफआईआर तुरंत ही रजिस्टर होनी चाहिए और तुरंत ही यहाँ पर जो एक तरीके से पूरा प्रोसेस है कस्टडी वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ये जो मुद्दा है ना ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर मुद्दा है जब भी हेट स्पीच देखने को मिलता है। और हेट स्पीच जैसे बड़ी बड़ी इवेंट्स हम लोगों ने अभी थोड़े टाइम पहले भी देखे थे, पिछले साल भी देखा था। तो इस प्रकार की हेट स्पीचेस बहुत सारी निकल कर आई हैं। तो इस वजह से यहाँ पर उनको रोकने के लिए ये कदम उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑफिसर्स को बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है, जो भी कोर्ट ने डायरेक्शन दी है उसको फॉलो करने में बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं दिखाना है। और किसी भी ऑफिसर ने ये अगर हेजिटेशन दिखाया तो कोर्ट उस ऑफिसर के अगेंस्ट में कदम उठाएगा, अगर वो हेट स्पीच को लेकर कोई कदम नहीं उठाता है। तो समझ में आई बात। तो ये एक सिंपल सा आर्टिकल देखने को मिलेगा, सिर्फ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर नज़र आती है। लेकिन क्या इतना आर्टिकल इनफ है? नहीं। जैसा आपने यहाँ पे पढ़ा ना, आपने ये वाला आर्टिकल पढ़ा, इसमें एफएटीएफ पढ़े बिना ये आर्टिकल बेकार था, किसी काम का था नहीं। वैसे ही आपने यहाँ पर करना क्या है, हेट स्पीच के बारे में पढ़ना है। हेट स्पीच क्या है, हेट स्पीच को लेकर भारत में क्या क्या कानून है, ठीक है ना, कोई कमेटी वगैरह है, वो सारी बातें आप लोग को अच्छे से पढ़ लेनी है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनेगा। बस खाली आपने यहाँ पर करना क्या है, करंट अफेयर को अपने स्टैटिक पार्ट से लिंक करना है, वही चीज़ हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। चलो अब मैं आपको हेट स्पीच के बारे में बताता हूँ एग्जैक्टली है क्या। इस आर्टिकल को वैसे आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 से रिलेट कर पाओगे, हमारे सिलेबस में टॉपिक है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशन का। देखो यहाँ पर हेट स्पीच का मतलब ये होता है कि जब भी कोई व्यक्ति कुछ ऐसी बात बोल रहा है जिससे दो पर्टिकुलर ग्रुप के बीच में हेटरेड यानी जो नफ़रत है वो फैल सकती है, नफ़रत और ज़्यादा बढ़ सकती है ना। तो यहाँ पे आप कह सकते हो उससे वॉयलेंस वगैरह भी इंक्रीज़ हो सकता है। तो वो कहीं ना कहीं हेट स्पीच के अंदर में आता है। और हेट स्पीच का मतलब है एक नफ़रत फैलाना, आप कह सकते हो किसी रेस को लेकर, एथनिसिटी को लेकर, जेंडर को लेकर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर, है ना, रिलीजन को लेकर कोई नफ़रत को फैलाता है, तो बेसिकली वो हेट स्पीच के अंदर में आता है। हेट स्पीच लगातार इंक्रीज़ हो रही है, उसके पीछे के दो एक मेजर कारण है। पहला मेजर कारण क्या है, सुपीरियॉरिटी। बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं। इंडिया के अंदर अभी भी मतलब कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर रूढ़िवादी सोच वाले व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि पुराने ज़माने वाली सोच वाले, जहाँ पर लोगों का कहना है कि मान लो कोई एक अपर कास्ट है, एक लोअर कास्ट है, मिडिल फैमिली है, तो मतलब आप कह सकते हो कि इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। तो जो अपर लेवल के लोग हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझने लगते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें नज़र आती हैं। और जो उनकी आइडियोलॉजी होती है ना, उसी पर वो एक तरीके से डटे हुए होते हैं कि यही हमारी आइडियोलॉजी है, यही हमारी आइडियोलॉजी रहने वाली है, कि हम सुपीरियर हैं इनसे, हम ज़्यादा ऊंचे पद पर हैं, ये और वो, ये वो हैं, और फिर उस दूसरे व्यक्ति के खिलाफ़ में उल्टा सीधा बोल देना। तो ये कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं हेट स्पीच को प्रमोट करती हैं।
नाउ अगर हेट स्पीच मान लो होता भी है कहीं पर, सपोज़ यहाँ पर किसी व्यक्ति ने हेट स्पीच किया, तो उसके अगेंस्ट में कहाँ कहाँ पर कदम उठाए जा सकते हैं, क्या क्या कानून आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, हमारा आ जाता है इंडियन पीनल कोड आईपीसी। इंडियन पीनल कोड की बात करें तो आईपीसी में सेक्शन 153A और सेक्शन 153B ये दोनों ही बात करते हैं हेट स्पीच के बारे में। इनका कहना यह है कि अगर मान लो कोई भी व्यक्ति दो ग्रुप के बीच में किसी नफरत को फैलाता है या दुश्मनी को फैलाता है तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा। फिर आईपीसी के अंदर ही सेक्शन 295A भी यहाँ पर हेट स्पीच के बारे में ही बात करता है कि मान लो कोई भी व्यक्ति जानबूझकर अपने यहाँ पर इंटेंशन से किसी की रिलीजियस फीलिंग को हर्ट करता है तो अगेंस्ट उसके ऊपर भी यहाँ पर आप कह सकते हो पनिशमेंट के लिए एक्शन लिया जा सकता है। फिर आईपीसी के अंदर ही वापस से सेक्शन 5051A और 5051-2 ये यहाँ पर आपको दो और सेक्शन देखने को मिल जाते हैं जो कि बात करता है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ इस प्रकार का कंटेंट है जो कि सर्कुलेट कर रहा है इधर उधर और वो कंटेंट कहीं ना कहीं दो ग्रुप्स के बीच में नफरत को फैला रहा है तो उसके अगेंस्ट में भी कदम उठाए जा सकते हैं, उसको भी पनिश किया जा सकता है। तो आईपीसी के अंदर ये धाराएं हैं जहाँ जहाँ पर हेट स्पीच को लेकर हम लोग कुछ ना कुछ स्टेप उठा सकते हैं। क्लियर हुआ, ये तो बात होती है आईपीसी की। उसके बाद में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर भी यहाँ पर इसके बारे में चर्चा की गई है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो कि हमारी पूरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बात करता है, इलेक्शंस के बारे में बात करता है। तो इस एक्ट की बात करें तो सेक्शन 8 जो है ना इस एक्ट का, वो क्या बोलता है, वो यहाँ पर ये बोलता है कि मान लो अगर कोई भी व्यक्ति है अगर वो हेट स्पीच करता है ना तो वो इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता। ये बात क्लियर हुई। फिर उसके बाद में यहाँ पर सेक्शन 123(3) क्लॉज ए, उसके बाद में 125 ये दोनों भी यहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के देखने को मिलेंगे। और ये जो सेक्शन है ये भी यहाँ पर यही बात करता है कि रेस, रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट, लैंग्वेज के बेसिस पर आप ना इलेक्शंस में वोट नहीं मांग सकते। अगर ऐसा कुछ यहाँ पर इलेक्शन इन बेसिस के ऊपर हो रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस के अंदर आएगा। क्लियर हुई बात। देन उसके बाद में रिसेंट टाइम में कुछ कमेटी भी बनी थी, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो विश्वनाथ कमेटी बनी थी, विश्वनाथन कमेटी। तो विश्वनाथन कमेटी 2019 में बनी। इनका एक सजेशन आया, इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि आईपीसी के अंदर जो धारा 153C है, उसके बाद एक 505A है ना, तो इन धाराओं के अंदर कुछ चेंजेस करने चाहिए। चेंजेस क्या करने चाहिए, सज़ा को बढ़ा देना चाहिए। यहाँ पे जो पनिशमेंट है उसको 2 साल का कर दो और 5,000 रुपये का फाइन भी यहाँ पर मारो। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक कमेटी को बनाया गया। आई होप आपको यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो विश्वनाथन कमेटी किस चीज़ से रिलेटेड है ये ध्यान रखना। हमारे यहाँ पर आईपीसी के अंदर कौन कौन से सेक्शंस हैं जो कि बात करते हैं हेट स्पीच के बारे में, वो ध्यान रखना। हेट स्पीच क्या है ये मैंने आपको समझा ही दिया है। चलो आते हैं अगले आर्टिकल पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम कर देना, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना यार। 5K प्लस लाइक का टारगेट है, तो डेली बेसिस पर करते हो उतना कर सकते हो, 1 सेकंड लगने वाला है। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वाला प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे। और एक छोटी सी बात और है, वो यह है कि कॉमेंट के अंदर ज़रूर से पार्टिसिपेट किया करो। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टार्टिंग में आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछा गया, मैप का क्वेश्चन पूछा गया, इनका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में दिया करो, या बाकी कुछ भी कमेंट कर सकते हो। इससे एंगेजमेंट हमारा बढ़ता है, मैं आपको काफ़ी सारे लोगों को जानने लगता हूँ, क्योंकि जब आप रेगुलर कमेंट में एक्टिवेट रहते हो ना तो नाम अपने आप ध्यान में रहने लगता है, जो आपका प्रोफाइल पिक्चर है वो ध्यान में रहने लगता है। ठीक है ना, तो ये काम हम भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उत्तराखंड में एक बात बोली है, वो बात ये बोली है कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो ना, जो भी आप लोग ट्रैवलिंग पर खर्चा कर रहे हो, कहीं पर घूम रहे हो, वहाँ पे पैसा खर्च हो रहा है, तो उसका एटलीस्ट 5% जो पैसा है ना वो कहीं ना कहीं लोकल प्रोडक्ट्स के ऊपर खर्चना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने बोला जितना भी आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, घूमने का खर्चा है, उसका बस खाली 5% आप लोकल प्रोडक्ट के ऊपर खर्चो, लोकल सामान के ऊपर खर्चो, यानी कि जो हमारे कंट्री के अंदर बन रहा है। तो इससे हमारे कंट्री का जो लोकल प्रोडक्ट है वो यहाँ पे प्रमोट होगा। कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हो, बस खाली इतना ध्यान रखो 5% उस ट्रैवल के खर्चे का आप लोकल प्रोडक्ट के ऊपर खर्च सकते हो। ठीक है ना। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बोलता है मैं किसी को ऑर्डर नहीं कर रहा हूँ, बस खाली मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट 5% अगर आप अपने ट्रैवल के एक्सपेंसेस को खर्चते हो लोकल प्रोडक्ट के ऊपर, तो इससे यहाँ पर कंट्री के अंदर ही काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। लोकल पीपल की जो इनकम है वो जनरेट होती हुई नजर आएगी, लोकल पीपल यहाँ पर कुछ कमा पाएंगे।
फिर उसके बाद में ये सारी बातें यहाँ पर पीएम मोदी ने बोली हैं एक रैली के बाद में, ठीक है ना। एक रैली के बाद में अभी रिसेंटली क्या हुआ है ना, एक फाउंडेशन स्टोन भी रखा गया है। एक रोड और रोपवे का प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाया जा रहा है। रोपवे प्रोजेक्ट आप समझते हो, जैसे लिफ्ट होती है ना, एक पहाड़ को दूसरे पहाड़ से लिफ्ट कनेक्ट करती है, हवा में टंगती है, तार पर चलती है, अब याद आ रहा होगा, तो उसको हम लोग रोपवे बोलते हैं। तो उस प्रकार का जो ये प्रोजेक्ट है ये लॉन्च कर दिया गया है। 3400 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्चे जाएंगे। कहाँ पर? उत्तराखंड के माना में। माना बेसिकली यहाँ पर एक आखिरी जो गांव आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड के अंदर, बॉर्डर से लगा हुआ, वहीं पर ये पैसे खर्चे जा रहे हैं। और ये बेसिकली बद्रीनाथ टेम्पल के बिल्कुल जस्ट पास में है। तो जब रोपवे प्रोजेक्ट की हम लोग बात करते हैं ना, तो रोपवे प्रोजेक्ट के अंदर 9.7 किलोमीटर की लाइन बनाई जा रही है। 9.7 किलोमीटर का तार ये आप कह सकते हो बिछाया जाएगा, जो कि गौरीकुंड से केदारनाथ को कनेक्ट करेगा। और गौरीकुंड से केदारनाथ जाने में वैसे 6 से 7 घंटे लगते हैं। आपको पता है पहाड़ी इलाके में वैसे ऐसे ऐसे रास्ते होते हैं। अगर जाना यहाँ पर भी है, अगर रास्ता 30 मिनट का है तो उसमें 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि रास्ता बहुत घुमावदार होता है। तो यहाँ पे गौरीकुंड से केदारनाथ 6 से 7 घंटे लगते हैं। लेकिन यहाँ पर इस केबल कार को बनाया गया, इस रोपवे को बनाया गया है। इस रोपवे का जो काम है वो स्टार्ट कर दिया गया है। इससे क्या होगा, ये 6 से 7 घंटे के बजाय केवल 30 मिनट में काम हो जाएगा। आधे घंटे में यहाँ पर इस रोपवे के माध्यम से पहुँचा जाया जा सकता है। इस गौरीकुंड और केदारनाथ को यहाँ पर कनेक्ट किया जा सकता है। समझ में आई बात? क्लियर हो गया इतना? फिर उसके बाद में यहाँ पर पीएम मेंशन करते हैं कि देखो, ये जब हम लोग अपने कंट्री के अंदर खुद से पैसा खर्च करेंगे ना, तो इससे एक बेनिफिट क्या होगा, जो हमारे लोकल वेंडर्स हैं वो यहाँ पर ग्रो करेंगे, लोकल पीपल की इनकम ग्रो होती हुई नजर आएगी। और लोकल वेंडर्स को यहाँ पर इन्होंने आप कह सकते हो कि सपोर्ट भी किया है, आप कह सकते हो कि उनकी तारीफ भी करी है। पीएम मोदी जब ट्रैवल कर रहे थे ना, तो इन्होंने ये देखा कि माना के अंदर जो जिस गांव में ये हैं, माना के अंदर जो वेंडर्स थे, जो लोकल लोग थे, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको पता होगा आजकल तो सभी लोग, चाहे वो ठेले वाले हों, रेडी वाले हों, सभी लोग फ़ोनपे का स्कैनर का यूज़ कर रहे हैं, है ना। जो मतलब जो भी स्कैनर होता है, जिस भी ऑनलाइन पेमेंट वगैरह लेने का जो भी स्कैनर वगैरह देखने को मिलता है, ऑनलाइन पेमेंट हर जगह पर आज के टाइम पर ली जा रही है। बहुत सारे आपने ठेलों वगैरह पर भी देख लिया होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर माना के अंदर भी देखने को मिली हैं। तो पीएम मोदी ने इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर तारीफ़ करी है। मेंशन किया है कि ऑनलाइन बेसिस पर हम लोग कितनी तेज़ी से आगे ग्रो कर रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस यहाँ पर ऑनलाइन तरीके से हो रहे हैं। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कंट्री को और ज़्यादा आगे लेकर जाएगी। तो ये बात यहाँ पर मेंशन किया जाता है। आई होप आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिल चुकी होगी इस आर्टिकल में क्या क्या मेंशन किया गया। अलग से कुछ याद ऐसा रखने की ज़रूरत नहीं है, बस जो भी इन्फॉर्मेशन है ये याद ध्यान रखना, क्योंकि इसके ऊपर मतलब कोई भी फैक्ट्स वगैरह यहाँ पे नहीं है। अगर फैक्ट्स वगैरह होते हैं, अलग से कोई इन्फॉर्मेशन होती तो डेफिनेटली मैं आपके साथ में शेयर ज़रूर करता, ये आपने पता ही है ना। चलो अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से लिंक कर पाओगे। यहाँ पर क्या बात की जा रही है, सेंट्रल पैनल टू प्रोब इलीगल एक्सिंग ऑफ ट्रीज इन नेशनल पार्क। देखो एक सेंट्रल पैनल है, जो वो सेंट्रल पैनल बनाया जा रहा है, जो कि क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा। कहाँ की इन्वेस्टिगेशन करेगा, कॉर्बेट नेशनल पार्क की। कॉर्बेट नेशनल पार्क, फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि कॉर्बेट नेशनल पार्क में इलीगल तरीके से बहुत सारे पेड़ काटे गए हैं और बहुत सारे पेड़ की कटाई भी हो रही है। तो हम अपने हैबिटेट को बचाने के लिए, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, मैं आपको समझाता हूँ पूरा बेसिक से मुद्दा। जो एनजीटी है, एनजीटी क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसका क्या काम है, अगेन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना। तो एनजीटी ने कल क्या किया, फ्राइडे में इन्होंने यहाँ पर उत्तराखंड के फॉरेस्ट के जो ऑफिसर्स थे इनसे बोला कि आपको क्या करना चाहिए, आपको बेसिकली यहाँ पे जो यूनियन गवर्नमेंट है ना, हमारी केंद्र सरकार है, उसको कहना चाहिए कि वो एक कमेटी बनाए और कमेटी बनाते हुए क्या करे, एक इन्वेस्टिगेशन करे और पता लगाए कि कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर यहाँ पे इलीगल तरीके से कितने पेड़ कटे हैं और अभी यहाँ पर पेड़ों की कटाई भी चल रही है, और स्टेप उठाए इसके ऊपर कदम उठाया जाए, क्योंकि ये इलीगल पेड़ों की कटाई हो रही है। तो एनजीटी ने यहाँ पर इस प्रकार का ये कदम उठाने की कोशिश करी है। कहाँ पर ये बात की जा रही है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की, क्योंकि वो एक नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है, ये आपने पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में एक रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो बोला यह जा रहा है पिछले कुछ समय में 6000 से ज़्यादा जो पेड़ है ना, वो इलीगल तरीके से यहाँ पर काट दिए गए हैं। ठीक है ना, ये बात यहाँ पे बोला गया। ये पेड़ की कटाई क्यों की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर एक रास्ता बनाया जा रहा है पाखरो टाइगर सफारी का, इसके चक्कर में पेड़ों की कटाई हो रही है।
फिर यहाँ पर ये कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये ज़बरदस्ती की पेड़ की कटाई हो रही है, अलग तरीके से काम भी किया जा सकता था, है ना, पेड़ को बिना काटे भी काम किया जा सकता था। तो वो उसको लेकर यहाँ पे हमें एक कदम उठाना है। जो सेंट्रल पैनल है वो बनाया जाए ताकि वो एक इन्वेस्टिगेशन करे और इसको लेकर यहाँ पर पूरा एक कदम उठाए। इस चीज़ को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम है और साथ ही साथ में उस प्रॉब्लम को रोकने के लिए जो हमारा जो फॉरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वो बात यहाँ पर आर्टिकल के अंदर मेंशन की गई। तो क्लियर हो गया। तो मतलब कहने का पर्पज़ क्या है, कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर पेड़ों की कटाई हुई इलीगल तरीके से हो भी रही है, उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन बैठाने के बारे में चर्चा की गई है कि सरकार को एक इन्वेस्टिगेशन बैठानी चाहिए। क्लियर हो गया। ये तो आपका करंट इशू हुआ। करना क्या है इसमें से, काम का क्या है, काम का है कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क न्यूज़ में है, तो इस वजह से क्वेश्चन बन सकता है न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इलीगल तरीके से पेड़ की कटाई की वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है। तो आपने क्या करना है, इस नेशनल पार्क के बारे में पढ़ लेना है। आप बैठ कर अलग से सर्च करोगे, है ना, सब कुछ कलेक्ट करोगे, तो उससे अच्छा मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रोवाइड करवा देता हूँ। कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करते हैं तो ये कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड के अंदर आपको नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ये देखने को मिलेगा। जो प्रोजेक्ट टाइगर था ना, प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था 1973 में कॉर्बेट नेशनल पार्क में। और उसके बाद में आप देखोगे तो ये भारत का पहला नेशनल पार्क था और उसके साथ साथ यहाँ पे आप कह सकते हो ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का भी हिस्सा बना। तो ये जो नेशनल पार्क है इसको 1936 में हमने बना लिया था और पहले ये हेले नेशनल पार्क के नाम से जाना जाया करता था, क्योंकि ये बंगाल टाइगर को प्रोटेक्शन दिया करता था। बाद में यहाँ पर इसका नाम जिम कॉर्बेट के ऊपर पड़ा। जिम कॉर्बेट जिन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस पूरे पार्क को एस्टेब्लिश करने में, तो उनके नाम पे यहाँ पे रख दिया गया कॉर्बेट नेशनल पार्क। नाउ इसका जो पूरा कोर एरिया है ना, वो कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। यहीं पर आपको और भी एरियाज़ देखने को मिल जाते हैं। इसका जो पूरा एरिया है ना, यहाँ पर पहाड़ हैं, फॉल है ना, शिवालिक आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में आउटर हिमालय जियोलॉजिकल प्रोविंसेस नज़र आते हैं। रामगंगा, सोन नदी, मंडल, पेलेन, कोसी, ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं जो कि इस रिजर्व से बहती हैं। अगर हम लोग फ्लोरा की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट पेड़ पौधों की बात करें, तो यहाँ पर 600 से ज़्यादा अलग अलग पेड़ पौधों की प्रजातियाँ हैं, जैसे ट्रीज, श्रब्स, फर्न्स, ग्रास, क्लिम्बर, हर्ब्स, बैम्बूस, ये सब देखने को मिलेगा। इनमें से सबसे ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलता है, तो वह है साल, खैर और सिसु। ये यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले पेड़ नज़र आते हैं कॉर्बेट के अंदर में। देन उसके बाद में ये तो बात हो गई फ्लोरा की। अब बात करते हैं फोना की, कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। तो टाइगर पाया जाता है। टाइगर के अलावा कॉर्बेट में लेपर्ड भी देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ जंगल कैट, बार्किंग डियर, स्पॉटेड डियर, सांबर डियर और स्लॉथ भी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। फिर बात आती है उत्तराखंड के अंदर, ये कॉर्बेट नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व के अलावा भी कुछ और इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं। हाँ, तो उत्तराखंड के अंदर कुछ और मेजर प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। वो प्रोटेक्टेड एरियाज़ कौन कौन से हैं, तो नंदा देवी नेशनल पार्क है, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क एंड नंदा देवी नेशनल पार्क, ये दोनों की दोनों यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आते हैं। देन राजाजी नेशनल पार्क भी आपको यहीं पर देखने को मिलता है। देन गंगोत्री नेशनल पार्क, देन उसके बाद गोविंद नेशनल पार्क। ये सभी इंपॉर्टेंट पार्क्स या फिर आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं उत्तराखंड के। ये अलग से भी यहाँ पर आपने ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। अलग आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आपको यहाँ पर ये वाला नज़र आता है। यहाँ पर अगेन जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से लिंक कर पाओगे। अगेन किसी जानवर के बारे में बात करने वाले हैं। क्या बोला जा रहा है, आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नाउ माइग्रेटिंग टू पाकिस्तान। क्या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो आपको ये वाला चिड़िया नज़र आ रहा है ऐसे कह सकते हो। अब यहाँ पे जो बर्ड नज़र आ रही है, तो ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, क्या ये पाकिस्तान में माइग्रेट कर रही है, पाकिस्तान में जा रही है ये भागकर। अब ऐसा क्या है, इसको समझते हैं। देखो हाल ही में क्या होता है ना कि हम लोगों ने ये देखा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाकिस्तान के चोलिस्तान डेजर्ट के अंदर पाई गई है। मतलब वहाँ पे डेजर्ट में ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखने को मिला और ये पिछले कुछ समय में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया है। इनकी संख्या पाकिस्तान में थोड़ी सी बढ़ती हुई नज़र आई है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर मेंशन ये करता है कि पाकिस्तान के अंदर जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पहुँच रही हैं, ये माइग्रेट कर रही हैं, आसपास के एरिया से आ रही हैं, इंडिया से भी यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जा रही हैं। नाउ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड करंट टाइम पर क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। और आप समझते हो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी का मतलब कुछ नंबर के अंदर मात्रा में बची हुई है, 100-150 के आसपास बची हुई हैं, और वो अगर ख़त्म हो जाए तो पूरी तरह से ही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की प्रजाति खत्म हो जाएगी। इनफैक्ट यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सबसे ज़्यादा कहाँ पे पॉपुलर है, भारत के अंदर राजस्थान में।
और आप कह सकते हो राजस्थान का स्टेट बर्ड ही है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको रखा गया है। राजस्थान के अंदर टोटल 122 से लेकर 150 के आसपास इसकी पॉपुलेशन बची हुई है, तो ये बहुत कम पॉपुलेशन है। इनफैक्ट दुनिया भर में भी इसकी पॉपुलेशन बहुत कम है। राजस्थान के अंदर थोड़े बहुत 100 के मात्रा में आपको ये नज़र आ जाते हैं, ठीक है ना। वो बात यहाँ पे बोली जा रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनकी हंटिंग की जा रही है, पोचिंग की जा रही है, और पाकिस्तान ने तो खुद जानबूझकर ख़त्म किया, इतनी हंटिंग की गई है वहाँ पे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक समय पर काफ़ी सारे हुआ करते थे, लेकिन पिछले कुछ समय में बहुत सारे यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि हंटिंग वहाँ पे जो की जाती है, लीगल तरीके से ट्रेड किया जाता है, वो अपने आप में जानवर की संख्या को कम करने लगता है। तो ये बात यहाँ पर आर्टिकल मेंशन की गई। नाउ अब आर्टिकल से हटकर आपने पढ़ना है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। तो मैंने आपको बता दूं कि पिछले कुछ समय में यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लगातार न्यूज़ में बना हुआ है, क्योंकि अभी एक आर्टिकल आया था जहाँ पे बताया था कि गुजरात के अंदर केवल और केवल 4 फीमेल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बची हुई हैं, बस खाली 4 बची हैं। ये कुछ दिनों पहले आर्टिकल आया था। और 2018 में जो काउंटिंग की गई थी ना, उसके अकॉर्डिंग बात करें तो भारत के अंदर 150 से कम ही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड थी, जो कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा थी, 122 के आसपास थी। अभी राजस्थान में 150 के आसपास ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखने को मिलेंगी। पिछले कुछ समय में थोड़ी बहुत यहाँ पर संख्या इंक्रीज़ हुई है। नाउ अब डिस्कस करते हैं आखिरकार ये है क्या। राजस्थान का स्टेट बर्ड भी है, पिक्चर में आपने देख लिया है। इस प्रकार से पिक्चर में आपको ये ब्राउन और वाइट कलर की नेक दिख रही होगी। अब उसके बाद एक मोस्ट क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में मैंने आपको बता दिया इसका मतलब क्या है, बिल्कुल खतरे में है, इनकी संख्या बहुत ही कम है। उसके बाद यहाँ पर बोला जाता है एक ग्रासलैंड स्पीशी, घासों में रहना पसंद है, और घासों में रह रही है, तो हम लोग ग्रासलैंड की जो इकोलॉजी है ना, उसकी हेल्थ, ग्रास की हेल्थ वगैरह जान सकते हैं। साथ ही साथ में ये भारत में राजस्थान और गुजरात में ही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाई जाती है, और कुछ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी इक्का दुक्का महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के अंदर भी देखने को मिलती हैं। खतरा क्या है इनको? खतरा यह है कि इलेक्ट्रोक्यूशन, यानी कि जो इलेक्ट्रिक वायर होता है, आपने देखा होगा करंट उसमें चलता रहता है, तो उस इलेक्ट्रिक वायर से टकराने के बाद यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है, या फिर आप कह सकते हो उनकी हंटिंग की जाती है, और हंटिंग अभी भी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से संख्या और लगातार कम हो रही है। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा जो भी बनेगा। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का IUCN स्टेटस क्या है? IUCN का मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN रेड लिस्ट के अंदर में इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। साइट्स के अंदर, साइट्स के मतलब क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशी ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो इसके यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को साइट्स में अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। अपेंडिक्स 1 में रखने का मतलब यहाँ पर यह है कि इंटरनेशनल लेवल का जो व्यापार है ना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, उसके ऊपर आपको रोक टोक देखने को मिलेगी, ऐसा आप यहाँ पर व्यापार नहीं कर सकते हो। बाकी कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशी के अंदर अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में रखा गया है, मतलब इसको हाईली प्रोटेक्शन के अंदर में रखा गया है। अगर कोई व्यक्ति इसकी हंटिंग करता है तो उसके ऊपर हाई पेनल्टी चार्ज की जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनको ये प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। क्लियर हो गया। बाकी सरकार ने बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम चलाए हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को प्रोटेक्शन देने के लिए, जैसे स्पीशीज़ रिकवरी प्रोग्राम को चलाया गया था। स्पीशीज़ रिकवरी प्रोग्राम को चलाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में। फिर उसके बाद में नेशनल बस्टर्ड रिकवरी प्लान को चलाया गया। देन उसके बाद में कंजर्वेशन ब्रीडिंग फैसिलिटी को चलाया गया। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपको देखने को मिलेगा, राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया था। तो ये कुछ ऐसे कदम है जहाँ पे हमने कोशिश करी है कि इसकी संख्या को वापस से रिकवर किया जाए। क्लियर हो गई बात? तो ये आपको यहाँ पर फ्रंट पेज पर एक और आर्टिकल समझ में आ चुका है। अगले आर्टिकल पर आते हैं। अगर हम लोग थंबनेल वाला आर्टिकल देखें तो थंबनेल वाला आर्टिकल यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो। देखो, अभी एक आर्मी चॉपर था, वो यहाँ पे क्रैश हो गया है अरुणाचल प्रदेश के अंदर में, और आप कह सकते हो इस जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है ना, इस हेलीकॉप्टर के अंदर लगभग 5 लोग थे, जिनमें से 4 बॉडीज़ तो मिल गई हैं, एक बॉडी यहाँ पर अभी नहीं मिली है। ये पूरा इंसिडेंट कहाँ पे हुआ है? ये इंसिडेंट हुआ है जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पे तूतिंग के पास में ये पूरा इंसिडेंट देखने को मिला। हालांकि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रहा है। रीज़न क्या था इसके बारे में कुछ अभी पता नहीं चला है। लगभग सुबह के 10:43 के आसपास ये घटना हुई है। यह हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है, जहाँ पे हमारे 5 आर्मी थे, है ना, आर्मी ऑफिशियल्स थे, जिनमें से 4 बॉडीज़ तो मिली हैं, एक बॉडी अभी तक नहीं मिली है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये घटनाएं बार बार देखने को मिल रही हैं। इससे पहले 5 अक्टूबर को इस प्रकार की घटना देखने को मिली थी। आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया भी था। 5 अक्टूबर को भी जो चीता है ना, वो क्रैश कर गया था। जो चीता हेलीकॉप्टर है वो क्रैश कर गया था तवांग के पास में। वहाँ पर भी हमारे आर्मी पर्सन की जान गई थी।
और वही सिचुएशन अभी यहाँ पर फिर से नज़र आ रही है। तो अब आने वाले टाइम पर हम लोग को ज़रूरत है कि हम लोग इन चीज़ों को अपग्रेड भी कर पाएँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो मशीनरी है ना, ये आप देखोगे पिछले कुछ समय में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। तो इसको लेकर भी काम करना थोड़ा ज़रूरी बन जाता है, ठीक है ना। तो आर्टिकल पर यानी फ्रंट पेज थंबनेल पर आपने वाला आर्टिकल देखा होगा, और फ्रंट पर जो वीडियो देखा था वो इसी से रिलेटेड था। यही वाला वीडियो था जो कि यहाँ पर पिक्चर क्लिक कर के द हिंदू ने पब्लिश किया है। समझ में आई बात। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल छोटा सा है लेकिन बहुत काम का है। इतना काम का कि यूपीएससी ने पहले इस आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा हुआ है। आर्टिकल क्या बोलता है? भारत ने टेस्ट कर लिया है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम। तो अग्नि प्राइम की जो टेस्टिंग है वो इंडिया ने कर ली है। कब करी है? कल करी है। तो कहाँ से करी है? इसको किया गया है एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से। यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है डीआरडीओ का यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत बड़ा रोल था, जिसकी मदद से यहाँ पर अग्नि प्राइम को हम लोग टेस्ट कर पाए हैं। और लगभग मॉर्निंग के 9:45 के आसपास यहाँ पर इसकी टेस्टिंग वगैरह की गई थी। अग्नि जो मिसाइल है ना, इसकी रेंज कितनी है? इसकी रेंज है 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर की रेंज आपको देखने को मिल जाती है। और इसी प्रकार की एक और मिसाइल की टेस्टिंग हम लोगों ने पिछले साल दिसंबर में भी की थी, और अब यहाँ पे हम लोगों ने भी फिर से यहाँ पर इसकी टेस्टिंग की है। एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट कर लिया है भारत ने, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे खुद आर्टिकल लन्ना सा है, बस खाली यही कुछ 8-10 लाइनें आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। लेकिन इतने से काम नहीं चलने वाला। करना क्या है? आपको पढ़ना होगा इस मिसाइल के बारे में, आखिरकार ये अग्नि प्राइम मिसाइल है क्या, ठीक है ना। क्योंकि ये ऐसे आर्टिकल ना हमारे जीएस पेपर नंबर 3 में आते हैं। सिलेबस में आपको टॉपिक देखने को मिलेगा अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक, डिफेंस टेक्नोलॉजी, इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सारे टॉपिक्स आपको सिलेबस में नज़र आते हैं। तो हुआ क्या? हाल ही में एक नया जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम को सक्सेसफुली टेस्ट कर दिया है डीआरडीओ ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से। नाउ ये जो अग्नि प्राइम मिसाइल है ना, ये अपने आप में अग्नि क्लास का ही नया वेरिएशन है, आप कह सकते हो। यानी कि अग्नि वाली जो मिसाइल है हमारे पास में ऑलरेडी बहुत सारी मिसाइल्स अवेलेबल हैं, इसी का ही अपग्रेडेड वर्जन है, इसी का ही एक नया वर्जन, नया वेरिएंट नज़र आता है अग्नि प्राइम। बस खाली थोड़ा प्राइम वर्जन है, ये कह सकते हो। और जो अग्नि मिसाइल है ना, इसको कौन से प्रोग्राम के अंदर बनाया गया है? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर में, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी लेकर आए थे, जिन्होंने बहुत सारी मिसाइल्स इसके अंडर में बनाई थी। नाउ ये जो अग्नि प्राइम मिसाइल है कनिस्टर्ड मिसाइल है। इसका जो रेंज है वो 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर्स के आसपास का देखने को मिलेगा। काफ़ी सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर नज़र आ जाती है। हम काफ़ी कुछ इसको एक तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं बहुत अच्छे से, ऐसा आप लोग कह सकते हो। बाकी इसका कंपैरिजन करें अग्नि क्लास की बाकी सारी मिसाइल से, तो अग्नि प्राइम के अंदर बहुत सारी चीज़ें मजबूत हो गई हैं, इम्प्रूव हो गई हैं। और ख़ास बात एक्यूरेसी, क्योंकि किसी भी मिसाइल के अंदर एक्यूरेसी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी सटीकता, अपने टारगेट पर वो हिट करता है सटीक तरीके से या नहीं, तो वो चीज़ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको अग्नि प्राइम में देखने को मिलेगा। नाउ अग्नि वाली जो बाकी सारी मिसाइल्स हैं वो कौन कौन सी हैं, तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पर अग्नि 1 है जिसकी रेंज 700 से 800 किलोमीटर है। अग्नि 2 है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर से ज़्यादा है। फिर अग्नि 3 है जिसकी रेंज 2500 किलोमीटर से ज़्यादा है। देन अग्नि 4 है जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर से ज़्यादा है। देन अग्नि 5 है जिसकी रेंज यहाँ पर आप कह सकते हो 5000 किलोमीटर से ज़्यादा की नज़र आती है। फिर आ जाता है हमारे पास में अग्नि प्राइम, ठीक है ना, जिसकी 1000 से 2000 किलोमीटर के आसपास की स्पीड देखने को मिलती है। ये जो अग्नि मिसाइल है कौन से प्रोग्राम के अंदर बनाया गया है? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर में। तो इस प्रोग्राम के बारे में ध्यान रखना, इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के थ्रू, ताकि भारत मिसाइल के फील्ड में सेल्फ रिलायंट हो पाए, हम लोग आत्मनिर्भर बन पाएँ। और इसको सरकार ने अप्रूव कर दिया था इस पूरे प्रोग्राम को 1983 में, और इस पूरे प्रोग्राम को कंप्लीट कर दिया गया था साल 2012 में। इस प्रोग्राम के अंदर में 5 मिसाइल्स को बनाया गया। उन 5 मिसाइल का नाम ध्यान रख सकते हो पटना के नाम से। पटना मतलब पी से पृथ्वी मिसाइल। पृथ्वी बेसिकली शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल जो कि ऐसे जाती है, और क्रूज मिसाइल जो कि यहाँ पर ऐसे जाती है। फिर उसके बाद में दूसरा आता है अग्नि मिसाइल। अग्नि भी यहाँ पर एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसके अंदर भी अलग अलग रेंजेस हैं, अग्नि 1 2 3 4 5। उसके बाद अग्नि प्राइम भी आपको देखने को मिल जाता है। देन उसके बाद में त्रिशूल है। त्रिशूल बेसिकली शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी सतह से हवा में छोड़ने वाला मिसाइल है। और अग्नि कौन सा मिसाइल है? अग्नि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, अभी मैं आगे बताता हूँ। फिर उसके बाद में नाग मिसाइल आपको देखने को मिलेगा। नाग जो है ना 3rd जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल है। और आकाश जो है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है।
तो आप कहोगे सर आपने अग्नि का क्यों नहीं बताया, क्योंकि अग्नि को लेकर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने सोचा आपके साथ में वही डायरेक्ट डिस्कस करेंगे। तो आप देखोगे 2014 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, विद रेफरेंस टू अग्नि 4 मिसाइल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अग्नि 4 मिसाइल को लेकर कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है ये। दूसरा, इसके अंदर आपको लिक्विड प्रोपेलेंट ही देखने को मिलेगा, यानी प्रोपेलेंट मतलब जो फ्यूल होता है जो मिसाइल के अंदर डालते हैं, तो केवल लिक्विड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा, ये बेसिकली 1 टन के न्यूक्लियर वॉरहेड को लेकर जा सकता है, जो कि 75 किलोमीटर तक एरिया तक, मतलब 7500 किलोमीटर तक, 1 किलोमीटर तक के एरिया तक ये बेसिकली एक न्यूक्लियर वॉरहेड को लेकर डिलीवर कर सकता है। तो कौन सा करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर आपको ए देखने को मिलेगा, केवल 1 ओनली, क्योंकि अग्नि 4 मिसाइल जो है ना ये एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। बाकी यहाँ पर इसके दोनों ऑप्शंस गलत हैं, दोनों ऑप्शंस को भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फ्यूल आपको देखने को मिलता है ना वो लिक्विड फ्यूल नहीं है, वो यहाँ पर सॉलिड फ्यूल सिस्टम देखने को मिलेगा, और ये एक न्यूक्लियर वॉरहेड को लेकर डिस्टेंस को कवर कर सकता है, लेकिन 4000 किलोमीटर तक के डिस्टेंस को बस केवल, ना कि 7500 किलोमीटर को। तो 2 और 3 वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। समझ में आई बात। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पर एक और छोटा सा आर्टिकल देखने को मिल जाता है आपको, ये वाला, ये भी डिफेंस के ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। बात की जा रही है तेजस की। तेजस क्या है, एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। तो तेजस के अंदर हम लोग जल्दी से ही ब्रह्मोस एनजी का मतलब है नेक्स्ट जनरेशन वाली जो मिसाइल है वो कुछ ही साल के अंदर तेजस में लगा देंगे। ब्रह्मोस एक मिसाइल है, आपने पता है, जिसको रशिया और इंडिया ने साथ में मिलकर बनाया हुआ है। तो ब्रह्मोस का ही एक नेक्स्ट जनरेशन, एनजी लगा हुआ है आगे, एनजी का मतलब है नेक्स्ट जनरेशन वाला एक मिसाइल बनाएंगे, और उस मिसाइल को हम लोग अपने एयरक्राफ्ट के अंदर इंटीग्रेट कर देंगे, एयरक्राफ्ट के अंदर लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारा तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उसकी पावर और ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो और ज़्यादा सटीक तरीके से वार कर पाएगा, और ज़्यादा पावरफुल हो पाएगा। ये बात अभी डिफेंस एक्सपो के अंदर बोली गई थी। जो ये नेक्स्ट जनरेशन वाला मिसाइल होने वाला है ना, इसका वेट थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि जो नॉर्मल ब्रह्मोस मिसाइल है उनका वेट बहुत ही ज़्यादा है, जो कि यहाँ पर ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं झेल सकता। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा वज़न कम करने वाले हैं, वेट हाफ कर दिया जाएगा, हाफ करके यहाँ पर एक नेक्स्ट जनरेशन का बनाया जाएगा। मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन का ब्रह्मोस मिसाइल होने वाला है ना, वो लगभग 1.33 टन के आसपास का होने वाला है। जो करंट टाइम पर हम लोग मिसाइल इस्तेमाल करते हैं वो 2.65 टन के आसपास का है, तो वेट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए हमें थोड़ा सा हल्का चाहिए, तो हल्का बनाएंगे, और उसके बाद में इसको हम लोग अपने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के अंदर फिट करेंगे, जिससे कि तेजस की जो पावर्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो ये एक छोटा सा आर्टिकल था। आगे आते हैं, नेक्स्ट पेज पर आपको 2 आर्टिकल देखने को मिल जाते हैं। जैसे एक आर्टिकल यहाँ पर मेंशन करता है, तमिलनाडु का एक फिशरमैन आपको देखने को मिलेंगे, उनको इंजरी हुई है। इंजरी क्यों हुई है, क्योंकि हमारी इंडियन नेवी शिप ने एक वार्निंग शॉट छोड़ा था, उस वार्निंग शॉट की वजह से यहाँ पर इंजरी हो गई है। मैं आपको समझाता हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या। आपको इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक एरिया देखने को मिलता है जिसको हम लोग पाक बे के नाम से जानते हैं। अगर मैं आपने दिखाऊं यहाँ पर मैप में, तो ऊपर आपको ये देखने को मिलेगा इंडिया का मैप हुआ, यहाँ पे तमिलनाडु नज़र आ रहा होगा, इधर श्रीलंका है, इसके बीच में पाक बे वाला रीजन है। यहाँ पे बहुत सारे तमिलनाडु के मछुआरे फिशिंग करने के लिए आते हैं, मछली पकड़ने के लिए आते हैं, और इधर से श्रीलंका के लोग भी मछली पकड़ने के लिए आते हैं। आपने पता होगा इसके बारे में। होता यह है कि ये इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस ना कर जाएं, इसके ऊपर भी ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी देखो इंटरनेशनल बाउंड्री जब यहाँ पे मछुआरे क्रॉस कर जाते हैं ना, तो श्रीलंका की नेवी इनको पकड़ कर ले जाती है, अपने यहाँ पर इनकी बोट वगैरह जब्त कर लेती है, इनको वहाँ पे अरेस्ट कर लेती है। ऐसे कंसर्न्स भी यहाँ पे नज़र आते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि अभी कुछ मछुआरे यहाँ पे मछली पकड़ रहे होंगे, तो पीछे से यहाँ पर जो हमारी इंडियन नेवी है उन्होंने क्या किया, एक वार्निंग शॉट दिया ताकि यहाँ पर इस लाइन को क्रॉस ना करें और वापस से पीछे चले जाएं। तो वार्निंग शॉट इसलिए दिया, लेकिन वो वार्निंग शॉट से यहाँ पर क्या हुआ, एक मछुआरा यहाँ पर इंजर हो गया, उनको यहाँ पर आप कह सकते हो इंजरी हो गई है। उसी को लेकर ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। तो ये यहाँ पर एक पेट्रोल शिप था, यानी कि दस्तक मारने वाला जहाज़ था, जिन्होंने अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखो इनके लिए ये बातें बोली गई हैं कि ये वार्निंग शॉट वगैरह दे सकते हैं, तो इनको पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है। तो उसी पूरे के पूरे ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत ही यहाँ पर इन्होंने एक वार्निंग शॉट छोड़ा था। उस वार्निंग शॉट की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक व्यक्ति इंजर हुए हैं और उनका ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है। हाथों हाथ इनको हॉस्पिटल पहुँचाया गया और ट्रीटमेंट वगैरह पूरा रेगुलर चल रहा है। हालांकि जो एक तरीके से तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन साहब, उन्होंने यहाँ पर अपना कंसर्न दिखाया है, चिंता व्यक्त करी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना। इन्होंने यहाँ पर आप कह सकते हो प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर पूरा लेटर लिखा है
और रिक्वेस्ट करी है कि देखो इंडियन सिक्योरिटी को आपको डायरेक्ट करना चाहिए कि इस प्रकार की सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। एक तो श्रीलंका के साथ में हमारे मछुआरों का प्रॉब्लम बना रहता है, श्रीलंका की साइड से भी काफ़ी सारे हमारे मछुआरे अरेस्ट हो जाते हैं। फिर अब की बार तो ये हो गया कि इंडियन नेवी की साइड से जो यहाँ पर नेवल शिप है वो पेट्रोलिंग जो कर रही थी, जो दस्तक मार रही थी, उसकी साइड से यहाँ पर एक काम हो गया। तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। इस प्रकार से यहाँ पे M.K. स्टालिन साहब ने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मेंशन किया है। ठीक है ना, आगे आते हैं। उसके बाद आपको बगल में एक आर्टिकल देखने को मिलेगा, बहुत रिलेवेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस आर्टिकल को हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे क्या बात कर रहे हो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हम डिस्कस नहीं करेंगे। मतलब ये आर्टिकल ना फूड सिक्योरिटी के बारे में बात करता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में बात करता है। आपको पता है रिसेंटली ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया, जहाँ पर 122 कंट्री में से भारत की रैंक 107 है, सभी को पता है। तो यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर सिचुएशन ख़राब है, भारत के अंदर फूड इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको बताऊं, आज एक एडिटोरियल आया हुआ है फूड इनसिक्योरिटी के ऊपर। तो वो एडिटोरियल आपने पढ़ लिया ना, ये आर्टिकल पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो छोटा सा आर्टिकल है, वो एडिटोरियल मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, समझाऊंगा फूड इनसिक्योरिटी क्या है, बहुत अच्छे से, बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है ना, इस वजह से यहाँ पर इसके बारे में चर्चा वहीं पर हो जाएगी, तो इसी चक्कर में इसको मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, चलो फिर अब चलते हैं फाइनली हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। नाउ आज सैटरडे है, सैटरडे में आपको पता है एडिटोरियल कम आते हैं, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट नहीं आता है। तो एक आर्टिकल हम लोग ये वाला डिस्कस करने वाले हैं, और एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का डिस्कस करने वाले हैं, जो कि फूड इनसिक्योरिटी को लेकर लिखा है राइटर ने, और बहुत अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं, सुनकर मज़ा आ जाएगा। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर ये जो एडिटोरियल आपको देखने को मिलता है इसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए एडिटोरियल डिस्कशन से पहले हम लोग हमेशा एक मेंस का क्वेश्चन लेते हैं। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है, आओ सबसे पहले उसको कवर करेंगे। अभी कुछ दिनों से स्टबल बर्निंग बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, मैंने आपको पढ़ा भी रखा है डिटेल से, नोट्स आपको प्रॉपर प्रोवाइड करवा रखे हैं। तो आज का क्वेश्चन उसी स्टबल बर्निंग के ऊपर है। क्वेश्चन क्या बोलता है, स्टबल बर्निंग यानी कि जो पराली को जलाया जाता है, स्टबल बर्निंग क्या करता है, हमारे चारे को डिस्ट्रॉय कर देता है, हवा को पोल्यूट करता है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ होने लगती हैं, ग्रीन हाउस जो है वो और ज़्यादा बुरा होने लगता है। तो इस स्टेटमेंट में आपका क्या कहना है, इस स्टेटमेंट में आपको बताना है कि स्टबल बर्निंग को लेकर क्या क्या इश्यूज़ देखने को मिलते हैं, स्टबल बर्निंग से क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं भारत में, और कैसे हम लोग इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, अपना वे फॉरवर्ड भी देना है। तो ये पूरा आंसर लिखना है 250 शब्दों में। 250 शब्दों में लिखने के बाद में टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना और लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, फुल फॉर्म लिखना, फुल फॉर्म। जैसे आप लोग यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म लिखोगे आपको मेंस वाला चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर लगभग 35,000 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं जो कि अपने आंसर्स को लिख रहे हैं। तो आप भी अपने आंसर्स को ज़रूर से लिखना, और एक काम करना, एटलीस्ट सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करना। आप जब सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे ना, तो इससे सामने वाले को भी फ़ायदा है, और आपको भी, आपके पास में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे, और सामने वाले को भी, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो, और सामने वाले की मिस्टेक्स अगर होती है उनके आंसर में तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर आपको सुधार की आवश्यकता है। ठीक है ना, चलो फिर पहले एडिटोरियल हम इंडियन एक्सप्रेस वाले कवर कर लेते हैं। तो आ जाते हैं इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर। यहाँ पर दिवाली सेल चल रही है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो एडिटोरियल की अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एक आर्टिकल है, ये बात करते हैं किस चीज़ के बारे में, सप्लाई चेन के बारे में, भारत के अंदर फूड इनसिक्योरिटी के बारे में। जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, और भी बहुत सारी चीज़ें थीं जिसकी वजह से भारत के अंदर फूड इनसिक्योरिटी बनकर आई है, और इसके चक्कर में ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर हमारी रैंकिंग भी काफ़ी ज़्यादा बुरी रही है। तो इस पूरे एडिटोरियल को लिखा है क्रिस्टोफ जेफरलॉट ने और साथ ही साथ हेमल ठाकर ने। तो इन उन्होंने मिलकर, ये दोनों राइटर हैं जिन्होंने यहाँ पर ये पूरा का पूरा एडिटोरियल लिखा। आओ समझते हैं इनके क्या हैं राय। बस खाली स्क्रीन पर नीचे जो भी पॉइंट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन पॉइंट्स को देखते हुए चलना, यही सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर आर्टिकल में देखने को मिलेंगे। नाउ सबसे पहली चीज़, सिक्योरिटी इन इंडिया की अगर हम लोग बात करें, देखो भारत ने पिछले कुछ समय पर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ को फेस किया है, काफ़ी तेज़ी से इकोनॉमिक ग्रो हो रही थी हमारी। हम लोग दुनिया में एक फास्टेस्ट इकोनॉमी, मतलब ग्रोइंग इकोनॉमी है दुनिया भर में। लेकिन उसके बावजूद भी जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, या फिर जो फूड इनसिक्योरिटी है भारत के अंदर, वो अभी भी एक चिंता वाली बात है, क्योंकि फूड इनसिक्योरिटी यहाँ पे भारत में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से भारत के अंदर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी रैंकिंग लगातार कम हो रही है। साल 2021 की रैंकिंग देखोगे तो 116 कंट्री में से 101 थी, 2022 में देखोगे तो 121 कंट्री में से 107 है। तो हमेशा ये जो रैंकिंग है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ये लगातार डाउन हो रही है हमारी, ऐसा यहाँ पर बोला गया।
सरकार ने अलग अलग इतने सारे इनिशिएटिव्स उठा रखे हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इतना कुछ यहाँ पर चल रहा है लोगों को खाना प्रोवाइड करवाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी भारत में फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम बना हुआ है, यानी सभी लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है। इस प्रॉब्लम को हम लोग देख सकते हैं कि ये कैसे बढ़ी है। रीज़न ये है कि इंडिया के अंदर पिछले कुछ समय पर पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हुई है, क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम नज़र आ रही है जिसकी वजह से फसलें खुद नहीं उग पा रही हैं। उसके बाद यहाँ पर सप्लाई चेन डिसरप्शन हो चुका है दुनिया भर में, क्योंकि रशिया यूक्रेन का जो युद्ध हुआ इसके चक्कर में प्रॉपरली फूड का सप्लाई नहीं हुआ इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और अगर हम लोग इन प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा एड्रेस कर लें, थोड़ा ठीक कर लें, तो कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी इंप्रूव हो जाएगा, ऐसा आप कह सकते हो। तो इतनी देर से एक वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी होता क्या है? फूड सिक्योरिटी आओ समझते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है फूड सिक्योरिटी का ना, ये बहुत बड़ा है। फूड देखो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी लोगों के लिए, जैसे कि हवा चाहिए हमें सांस लेने के लिए, वैसे जीने के लिए खाना चाहिए, सभी ने पता है ना। ये जो फूड सिक्योरिटी है ना, इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि आपको खाना मिलता रहे बराबर। अब ऐसा नहीं है कि हाँ 2 बार खाना मिल गया इनफ है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं फूड सिक्योरिटी में। आप लोग फूड सिक्योरिटी का मतलब ये समझ रहे होंगे कि सभी लोगों को खाना मिल जाए 2 वक्त का, क्या दिक्कत है, 2 वक्त का खाना मिल रहा है, चल रही ज़िंदगी, ये फूड सिक्योरिटी हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, इससे कहीं गुना ज़्यादा बड़ा ये वर्ड है जब इस वर्ड को तोड़कर देखते हो तो। जैसे कि फूड सिक्योरिटी में सबसे पहली बात आती है फूड को अवेलेबल करवाना, उसकी अवेलेबिलिटी भी तो होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि फूड अवेलेबल ही ना हो। तो मेन चीज़ क्या है, पूरे देश भर में खाना अवेलेबल होना चाहिए। हमारी सरकार के पास में जो भंडार है ना, वो भरे हुए होने चाहिए। दूसरा, एक्सेसिबल, यानी जो फूड है वो हर एक व्यक्ति तक पहुंचना भी तो चाहिए। अवेलेबल से क्या हो रहा है, चलो सरकार के पास में रखा हुआ है भंडार, फूड अवेलेबल भी है, क्या हर एक व्यक्ति तक पहुंच रहा है? तो हर एक व्यक्ति तक पहुंचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के। तीसरा आता है अफोर्डेबिलिटी। अब हर किसी तक पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा? जब फूड अफोर्डेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे देश में आपको बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, रिच पुअर दोनों देखने को मिलेंगे। रिच बहुत मतलब आप कह सकते हो थोड़े कम ही लोग अमीर हैं, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा वेल्थ को कैप्चर कर रखा है, लेकिन गरीबी बहुत ज़्यादा है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा लोग फेस कर रहे हैं। तो आपको फोकस करना होगा कि आप खाने को अफोर्डेबल भी बना सको, सभी लोग उसको अफोर्ड भी कर सकें, उनके लिए इनफ फूड हो वो। तो ये फूड सिक्योरिटी के अंदर ये चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। बाकी हम लोग अगर बात करें हमारे इंडिया के अंदर करेंट टाइम पर क्या क्या फ्रेमवर्क देखने को मिलते हैं फूड सिक्योरिटी को लेकर, करेंट टाइम पर क्या क्या आपको चीज़ें नज़र आती हैं। तो पहला बफर स्टॉक देखने को मिलेगा, यानी कि जो हमारा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ना, इनकी जिम्मेदारी है कि इन्हें सरकार से एमएसपी पर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर अनाज को खरीदना है और उसके बाद गोदाम में जमा करना है अलग अलग जगह पर, और वहीं से राज्य सरकारों को जाता है, राज्य सरकारों से आपके पास में आता है। तो ऐसे काम यहाँ पे किया जाता है। दूसरा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलता है। अगेन वही बात, सरकार फार्मर से एमएसपी पर ये अनाज को खरीदती है और आपको राशन के फॉर्म में प्रोवाइड करवाती है ना। तो ये बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो पीडीएस सिस्टम के तहत भी काम किया जाता है। पीडीएस सिस्टम में गेहूँ, चावल, चीनी, केरोसिन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर स्टेट्स जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर उसके बाद में तीसरा आपको भारत में देखने को मिलेगा, वह है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में लेकर आया गया था। इसका काम भी यहाँ पर यह है कि हम सभी लोगों को फूड प्रोवाइड करवा सकें। और ये जो एक्ट है ना, ये करेंट टाइम पर गांव की आबादी को 75% कवर करता है और शहर की आबादी को 50% कवर करता है। तो ये भी एक चीज़ भारत में नज़र आती है। फिर है आपको देखने को मिलेगा अंत्योदय अन्न योजना। ये बेसिकली गरीब से गरीब लोगों के लिए है। अगर गरीब से गरीब लोग हैं तो उसको हर महीने 35 किलोग्राम अनाज प्रोवाइड करवाने का ये बात करता है। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स है जो कि भारत के अंदर ऑलरेडी चल रहे हैं फूड सिक्योरिटी को प्रोवाइड करवाने के लिए। हम लोगों ने अलग अलग प्रोग्राम्स चला रखे हैं। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज सेंटर्स देखने को मिलेंगे, जिनको आंगनवाड़ी सेंटर के नाम से जानते हैं, है ना। बाकी संविधान के अंदर आपको कुछ प्रोविजन नजर आएगा, जैसे कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो राइट टू फूड के बारे में बात करता है। हाँ देखो, जहाँ पर राइट टू लाइफ के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि आर्टिकल 21 जो कि एक फंडामेंटल राइट है, वहाँ पे राइट टू लाइफ के बारे में बात की जा रही है। तो राइट टू लाइफ के अंदर ही हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं राइट टू फूड को। राइट टू फूड यानी लोगों को एक खाना भी मिलना चाहिए, लोगों के पास में फूड का हक भी है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी आपको नज़र आते हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऑलरेडी भारत के अंदर प्रेजेंट हैं जो कि फूड सिक्योरिटी के बारे में बातचीत करती हैं। लेकिन अब फूड सिक्योरिटी में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, उसको डिस्कस करना है। पहला चैलेंज पता है क्या आ रहा है? पहला चैलेंज यह है कि मिट्टी की हेल्थ ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमारे यहाँ पर फूड प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। उसके पीछे का रीज़न यह है
क्योंकि देखो 95% तक जो भी फूड प्रोडक्शन हो रहा है ना, जो भी अनाज वगैरह उगा रहे हैं वो मिट्टी में उग रहा है। लेकिन मिट्टी को लगातार हम देख पा रहे हैं पिछले कुछ समय में इसकी हेल्थ डिग्रेड होती जा रही है, लो लेवल की होती जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है, बहुत ज़्यादा कीटनाशकों का इस्तेमाल हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ों की कटाइयाँ हो रही हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ बाढ़ वगैरह तो आ ही रही हैं। इसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज़ का ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो इन सब चीज़ों की वजह से मिट्टी की क्वालिटी लगातार डाउन है, और मिट्टी की क्वालिटी डाउन होगी तो अच्छा फूड का प्रोडक्शन होगा नहीं। क्लियर हुई बात? फिर उसके बाद में दूसरी चैलेंज यहाँ पर देखने को मिलता है वो है इन्वेजिव वीड थ्रेट्स। मतलब पिछले 15 सालों में बात करें तो भारत ने 10 से ज़्यादा बार अलग अलग कीड़े मकोड़ों के अटैक देखे हैं। जैसे आपने पता होगा 2018, 2019 में भी यहाँ पर अटैक हो गया था, जो यहाँ पर कीड़े होते हैं। 2020 में लोकस्ट अटैक हुआ था, याद आ रहा होगा, राजस्थान गुजरात के अंदर टिड्डियों का अटैक हुआ था। यहाँ पे ये जो इंसेक्ट है ना, इनका अटैक होता है इकट्ठा और ये सारी फसलों को बर्बाद कर देते हैं। फिर उसके बाद में तीसरा यहाँ पर बोला जा रहा है, एक और चैलेंज है लैक ऑफ एफिशिएंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। इंडिया के अंदर स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट नहीं है। मतलब भले ही आपके पास में बहुत कुछ है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, सब कुछ है, जहाँ पे आप गरीब के लिए बात कर रहे हो, उनको खाना देने के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट नहीं है। तो जैसे पीडीएस सिस्टम है ना, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लीकेज होता है, गलत तरीके से फंडिंग आ जाती है, गलत तरीके से पैसा निकाल लिया जाता है, वो जो राशन वगैरह है वो, ठीक है ना। और अगर लोगों को अपनी प्रॉब्लम की सुनवाई करनी है तो उसके लिए यहाँ पर कोई भी आप कह सकते हो ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म है ही नहीं। तीसरा, आपको प्रोक्योरमेंट में एक फॉल्ट देखने को मिलेगा। होता यहाँ पर यह है कि हमारे फार्मर से जब किसान भाइयों से सरकार अनाज खरीदती है ना, तो एमएसपी पर खरीदती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, और एमएसपी से किसानों को सपोर्ट मिल जाता है। एक सपोर्ट किस बात का मिल जाता है कि वो खाली फसल उगा लें, इतना पैसा तो मिनिमम पैसा तो मिलेगा, तो इनको एक संतुष्टि रहती है कि हाँ भाई नुकसान नहीं होगा। तो ये लोग क्या करते हैं, फिर ज़्यादा से ज़्यादा वही फसल उगाने की कोशिश करते हैं, और एमएसपी अभी कुछ ही फसलों के ऊपर दिया जाता है। तो चावल गेहूं जैसी चीज़ें ही सबसे ज़्यादा उगाई जाती हैं। तो यही तीनों चीज़ें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो इससे हम लोग एक वाइडर लेवल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये बताया गया। देन उसके बाद में क्लाइमेट चेंज तो अपने आप में प्रॉब्लम है ही। आपने पता होगा कि क्लाइमेट चेंज जैसे कि टेम्परेचर वगैरह इंक्रीज़ करना, सब कुछ बदल रहा है। आप कह सकते हो कि रेनफॉल का पैटर्न्स बदल चुके हैं। बीच में हमने देखा गर्मियों के टाइम पर हीट वेव आया, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी, फिर बाढ़ आई, जिसकी वजह से फसलें यहाँ पर डैमेज हुई। इससे अगेन फूड जो सिक्योरिटी है ना, वही यहाँ पर आप कह सकते हो खतरे में आती हुई नजर आएगी। देन उसके बाद में एक सप्लाई चेन डिसरप्शन देखने को मिला। सप्लाई चेन डिसरप्शन क्यों देखने को मिला? आपने देखा पहले कोविड-19 पैंडेमिक आया, लॉकडाउन वगैरह लगा, उसमें हालात ख़राब हुए। फिर उसके बाद में साल 2022 में रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ। रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से दुनिया भर में खाने पीने की चीज़ों का सप्लाई काफ़ी कम हो गया, क्योंकि रशिया और यूक्रेन दोनों ही यहाँ पर दुनिया के बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री हैं। इंपॉर्टेंट कंट्री का मतलब यह है कि सबसे ज़्यादा गेहूँ का प्रोडक्शन करते हैं ये कंट्रीज़। ज़्यादातर कंट्री यहाँ पर रशिया और यूक्रेन से ही गेहूं खरीदती हैं। तो यहाँ पर अगेन जब वॉर चला तो सप्लाई के ऊपर एक लगातार इम्पैक्ट आया, जिससे कि अगेन एक फूड सिक्योरिटी को लेकर आप कह सकते हो प्रॉब्लम नज़र आ जाती है। तो ये कुछ चैलेंजेस यहाँ पर नज़र आए हैं फूड सिक्योरिटी को लेकर। आई होप आपको बहुत अच्छे से राइटर के सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्लियर हुए। नाउ नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। अगला एडिटोरियल बात करता है एन ऑनलाइन फाइट वेयर चिल्ड्रन नीड टू सेव्ड। मतलब एक ऑनलाइन फाइट की ज़रूरत है जहाँ पे हमें बच्चों को बचाना होगा। खासकर चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बारे में बात की जा रही है ना, चाइल्ड क्राइम के बारे में बात की जा रही है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में बात की जा रही है। इन चीज़ों को हम लोग कैसे रोक सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर राइटर चर्चा करते हैं। राइटर यहाँ पर एक फॉर्मर स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ छत्तीसगढ़ रह चुके हैं, तो इनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ थोड़े से मैटर करेंगे। आओ फिर डिस्कशन को देखते हैं क्या बोलना चाहते हैं यहाँ पर राइटर। इनका कहना यह है कि भारत को ज़रूरत है एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी की, ताकि हम लोग क्या कर सकें, जो भी कंटेंट है, जो भी ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूजिव मटेरियल है ना, इसका प्रोडक्शन, इसका स्प्रेडिंग, इसकी शेयरिंग को रोक सकें। भारत को एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि करेंट टाइम पर ये जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूजिव मटेरियल है, मैं यहाँ पर इसको CSAM से बोलूँगा आगे, ठीक है ना। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूजिव मटेरियल बार बार बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्ड कम से कम 50 बार लिखा होगा इस आर्टिकल में। तो फिर इन्होंने यहाँ पर बोला कि इसको रोकने के लिए, इसका प्रोडक्शन रोकने के लिए, क्योंकि इसका प्रोडक्शन भी हो रहा है, फिर उसको पूरी तरह से फैलाया जा रहा है, शेयरिंग की जा रही है, तो इसको यहाँ पर रोकने के लिए भारत को एक स्ट्रैटेजी की आवश्यकता है। राइटर बोलते हैं कि पिछले महीने की बात है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट इज़ CBI ने क्या किया,
एक आप कह सकते हो काफ़ी सारे राज्यों के अंदर और यूनियन टेरिटरी में छापा मारा, सर्च किया वहाँ पर, और एक ऑपरेशन चलाया पूरे भारत में। उसका नाम था मेघ चक्र। मैंने आपको ऑपरेशन मेघ चक्र के बारे में पढ़ाया भी था ना। ये जो ऑपरेशन मेघ चक्र है ना, ये इसलिए चलाया गया था ताकि हम अपने देश भर से जो चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूजिव मटेरियल का यूज़ हो रहा है, इसकी शेयरिंग हो रही है, इसको हम लोग रोक सकें। इस चक्कर में यहाँ पर यह ऑपरेशन चलाया गया। और इसी प्रकार का ऑपरेशन सीबीआई ने ऑलरेडी एक और चलाया था 2000 में, लगभग ऑपरेशन कार्बन करके चलाया था ये। तो पहले भी नवंबर पिछले साल चलाया था, नवंबर 2021 में। तो इस प्रकार के ऑपरेशन चलाए थे। लेकिन अभी कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन मेघ चक्र। तो आपसे पूछा जाए ऑपरेशन मेघ चक्र किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल से रिलेटेड है। भारत के अंदर आप देखोगे तो अगर राइटर बोलते हैं कि इंडिया के अंदर एडल्ट पोर्नोग्राफी को देखना, अगर आप प्राइवेट स्पेस में कहीं पर प्राइवेटली अगर एडल्ट पोर्नोग्राफी को देख रहे हो तो वो कोई ऑफेंस है नहीं। लेकिन जब आप एक चाइल्ड पोर्नोग्राफी को देख रहे होंगे, और चाइल्ड पोर्नोग्राफी भले ही यहाँ पर आप प्राइवेट में देख रहे हो, प्राइवेट स्पेस में देख रहे हो, उसके बावजूद भी वो पनिशेबल ऑफेंस है। हालांकि दिक्कत यहाँ पर यह है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, है ना। मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जब आप लोग देखोगे ना कि जैसी ऑनलाइन जो कंटेंट, मान लो ऑनलाइन जो ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूजिव मटेरियल है, ये सर्कुलेट हो रहा है, ये सर्कुलेट हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इंडिया के अंदर। हम लोगों ने पिछले कुछ समय पर इस प्रकार की चीज़ें देखी भी हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है। हम लोग मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इंडिया की जो एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, भारत के अंदर जो एजेंसीज काम भी कर रही हैं ना इस चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूजिव मटेरियल को रोकने के लिए, वो सब फॉरेन एजेंसीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, विदेशी एजेंसीज़ के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट है। उनकी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर हम काम कर रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर आवश्यकता है कि इन चीज़ों के ऊपर मॉनिटरिंग तो की जाए, क्योंकि यहाँ पर मॉनिटरिंग करने में भी भारत के पास में कोई भी आपको फैसिलिटीज़ नज़र नहीं आती हैं। तो यहाँ पे राइटर फिर उसके बाद बात आते हैं अमेरिकन और ब्रिटिश मॉडल्स के बारे में, कि अमेरिकन और ब्रिटिश मॉडल्स यहाँ पर क्या बोलते हैं। वहाँ पर भी चाइल्ड ये पोर्नोग्राफी और इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है ना, तो उस चीज़ को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए उन्होंने। तो नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन, जिसको NCMEC के नाम से जानते हैं, ये बेसिकली यहाँ पर एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये कहाँ पर है? अमेरिका के अंदर में, US में। इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम है साइबर टिपलाइन। क्या? साइबर टिपलाइन नाम का इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया लोगों के लिए, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके लिए। अब इसका काम यहाँ पर यह था कि जो भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि लॉ का वॉयलेशन हो रहा है ना, जो भी कानून का वॉयलेशन हो रहा है, उसका हनन हो रहा है, यानी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूजिव मटेरियल को देखा जा रहा है, उसको रोकने का यहाँ पर ये काम करता है। तो NCMEC का यहाँ पर ये काम था, और इन्होंने बहुत सारी कंप्लेंट यहाँ पर आप कह सकते हो रिसीव भी करी और बहुत सारे मामले सुलझाए भी। मतलब अमेरिका के पास में अलग से एक बॉडी है, कौन सी है? NCMEC। वैसे ही UK के पास में भी एक बॉडी है, इंटरनेट वॉच फाउंडेशन, जिसको हम लोग IWF के नाम से जानते हैं। तो इंटरनेट वॉच फाउंडेशन बेसिकली क्या है? एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, NPO है, जिसको UK ने यानी यूनाइटेड किंगडम ने इस्टेब्लिश किया था, ताकि जो भी ऑनलाइन एनवायरनमेंट है ना, वहाँ पे सेफ्टी को इंश्योर किया जाए, जो ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूजिव मटेरियल है इसको रोका जाए, इसकी अवेलेबिलिटी को ही रोका जाए। ऐसे कंटेंट यहाँ पर अगर कहीं पर सर्कुलेट भी हो रहा है तो ये बॉडी उसको डिलीट कर देगी, ख़त्म कर देगी वहाँ से। तो मतलब UK के पास में भी इस प्रकार की एक बॉडी है। फिर दुनिया भर में भी आप देखोगे तो एक और बॉडी है, इनहोप नाम की, एक ग्लोबल पूरा नेटवर्क आपको देखने को मिलता है। मतलब अगर हम देखें तो ओवरऑल अलग अलग कंट्रीज़ ने कहीं ना कहीं इस प्रकार की बॉडीज़ बना रखी हैं। अब हम डिस्कस करते हैं भारत का क्या एफर्ट है इसके अंदर। इंडिया के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, इन्होंने एक केस देखा था 2015 में श्रेयस सिंघल का, और उस समय पर यहाँ पर आप कह सकते हो ये केस देखने को मिला था पूरा का पूरा। उस केस के अंदर आप लोग देखोगे ना तो यहाँ पे इलीगल कंटेंट को रिमूव करने के बारे में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बात रखी थी। लेकिन आप देखोगे कि इलीगल कंटेंट जो भी इंटरनेट पर है वो कहाँ से आ रहा है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो ये इंटरनेट प्रोवाइड करवा रहे हैं ना, यहाँ पर आप कह सकते हो इन्हीं की वजह से यहाँ पर ये सब कुछ आगे बढ़ रहा है। और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर कोई जिम्मेदारी होती नहीं है, कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती है ना, कि हमारे ऊपर क्या है कि हम जो भी कंटेंट चल रहा है वो चल रहा है, हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ पर बोला ये गया कि इनके ऊपर भी थोड़ी जिम्मेदारी डालनी चाहिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के ऊपर, कि ये भी यहाँ पर कंटेंट को रेगुलेट करने का काम करें कि आखिरकार चल क्या रहा है।
क्योंकि इसी प्रकार से आरंभ इंडिया क्या है? तो आरंभ इंडिया मुंबई के अंदर एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने IWF के साथ पार्टनरशिप करा था और पहला इन्होंने अपना एक वेबसाइट लॉन्च किया सितंबर 2016 में। वहाँ पर इन्होंने देखा कि मतलब ये चाइल्ड एब्यूज़ और वीडियोस, इमेजेस, इनके कंटेंट को रेगुलेट करने का काम किया करते थे, उस मामले को रोकने का काम किया करते थे। लेकिन इसी के साथ साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं, इन्होंने यहाँ पर एक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल को साल 2018 में लॉन्च किया था, ताकि कोई भी ऑनलाइन कंप्लेंट है, अगर मान लो चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो रही है या फिर आप कह सकते हो रेप या गैंग रेप जैसी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं, इससे कोई कंप्लेंट है तो ऑनलाइन कंप्लेंट आप फाइल कर सकते हो। या चाइल्ड पोर्नोग्राफी आप कह सकते हो उसका ट्रेड चल रहा है, उसको खरीदा बेचा जा रहा है क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करके, तो भी यहाँ पर इस साइबर क्राइम पोर्टल पर, इस वेबसाइट पर आप अपनी कंप्लेंट दे सकते हो। ये बात यहाँ पर बोली गई। तो हमने देखा यहाँ पर कि इस प्रकार से अलग अलग इनिशिएटिव, अलग अलग कदम उठाए गए हैं, लेकिन जिस प्रकार का कदम US ने उठाया है या UK ने उठाया है, उस प्रकार का कदम उठाने की हम लोग को आवश्यकता है, क्योंकि जितने भी कदम उठाए गए हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको नज़र आती हैं। इनफैक्ट राज्यसभा के अंदर एक एडहॉक कमेटी को तैयार किया गया था, उस एडहॉक कमेटी को हेड कर रहे थे जयराम रमेश। इन्होंने अपनी रिपोर्ट, एक जनवरी 2020 के अंदर रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर यह बताया था कि पोर्नोग्राफी जो है सोशल मीडिया के ऊपर, ये सबसे बड़ा इशू है आज के टाइम पर भारत में। तो इस कमेटी ने यहाँ पर बोला कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को हमें ख़त्म करना होगा और इसके लिए सबसे पहली बात हमें पूरी रिपोर्ट तैयार करनी होगी और इसको ब्लॉक करना होगा और मॉनिटरिंग करनी होगी। और ये सारा काम कौन कर सकता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, यही लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं। इनका कनेक्शन है, ये यहाँ पर मॉनिटर कर सकते हैं चीज़ों को, हमें पूरी रिपोर्ट तैयार करके दे सकते हैं। ये बात यहाँ पर उस कमेटी के तहत बोली गई थी। फिर राइटर बोलते हैं कि हमें करने की क्या आवश्यकता है। ये बोलते हैं कि देखो, जो नवा एडिशन था ना, 2018 की रिपोर्ट थी इंटरनेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन की। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इंडिया की मतलब नाम जो है वो काफ़ी डाउन आपको देखने को मिलेगा, है ना। बहुत सारे चिल्ड्रन आपको मिसिंग देखने को मिलेंगे, एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन देखने को मिलेंगे, तो सिचुएशन वहाँ पर थोड़ी सी ख़राब आपको नज़र आ जाती है। लेकिन फिर ये बोलते हैं कि आप देखो, ये समय ऐसा आ चुका है कि जहाँ पर भारत को इन होप ज्वाइन करना चाहिए। इन होप मैंने आपको बताया ना, दुनिया भर के अंदर एक पूरा जॉइंट नेटवर्क है, दुनिया भर का पूरा एक जॉइंट नेटवर्क है जो कि यहाँ पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकने का काम करता है। तो ये समय है कि भारत को इन होप ज्वाइन करना चाहिए। साथ ही साथ में भारत के पास में अपनी खुद की एक इंडिपेंडेंट फैसिलिटी होनी चाहिए, जैसे कि IWF जो UK के पास में है और NCMEC जो यहाँ पर US के पास में, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। वहाँ पे अलग से फैसिलिटी है, अलग से इंडिपेंडेंट बॉडी है, किसी का दबाव नहीं है, वो आराम से काम कर रही है, सारे इंटरनेट पर चीज़ों को धीरे धीरे ब्लॉक कर रही है। उस प्रकार की चीज़ यहाँ पर ज़रूरत है और अगर ऐसा किया जाए तो बिल्कुल हम लोग यहाँ पर देखो बच्चों को सेव कर पाएंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं चाइल्ड पोर्नोग्राफी को आप कह सकते हो रोकने में मदद करेगा हमारी। क्लियर हुआ? तो ये छोटा सा एडिटोरियल आपको देखने को मिल जाता है ना। उसके बाद हम लोग अपने आज की वोकेबलरीज को देखेंगे। पहला वोकैब है आउटरीच। आउटरीच मतलब वॉयलेट, उल्लंघन करना। देन अमेलियोरेट, अमेलियोरेट मतलब इम्प्रूव या सुधार होना। देन पेरिलियस, पेरिलियस मतलब डेंजरस या फिर जोखिमी। देन स्टिमुलस, स्टिमुलस मतलब इस पर या प्रोत्साहन। देन फिल्थ, फिल्थ मतलब गंदगी या डर्ट। ये आपको यहाँ पर आज के इंपॉर्टेंट वोकैब्स देखने को मिल जाएंगे जिसका आप लोग डेली बेसिस पर यूज़ कर सकते हो। नाउ अब हम लोग देखेंगे अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन के आंसर को। तो यूपीएससी का 2019 का क्वेश्चन था कि इन सभी साइट में से कौन सी एक हड़प्पन साइट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, वो है सौगौरा। ठीक है ना। तो जैसे अगर हम लोग बात करें कोट दीजी, तो ये भी आपको पाकिस्तान के सिंध रेंज में देखने को मिलेगा, ये एक अर्ली हड़प्पन साइट है। उसके बाद में यहाँ पर चनुंद्रो, ये भी पाकिस्तान के अंदर, देसालपुर गुजरात में, ये भी यहाँ पर हड़प्पन साइट्स हैं। बस खाली सौगौरा जो है ना, ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, ये हड़प्पन साइट नहीं है। ठीक है ना, इट्स नॉट अ हड़प्पन साइट। इसको हम लोग मॉडर्न पीरियड के तौर पर कंसिडर करते हैं। ठीक है ना, तो ये बात यहाँ पर आप लोग कह सकते हो। इस वजह से आपका जो सौगौरा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।